उधारी या कर्ज। एक इंसान अपने पूरे जीवन में किसी ना किसी से उधारी लिए ही होंगे। सच बोला जाए तो कर्ज कभी कभी एक खतरनाक वास्तविकता हो सकती है। ये कुछ ऐसा है जो आपके सर पर हमेशा बोझ की तरह रहता है जब तक आप इसको चुका नहीं देते। अमाउंट जितना बड़ा होगा, इस दलदल से निकलना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। कभी कभी तो इंसान एक मुश्किल रास्ता चुन लेता है इस दलदल से निकलने के लिए। ऐसे रास्ते जहाँ लोग अपने मोरल, ह्यूमैनिटी और एथिक्स को भी भूल जाते हैं। ऐसे ही एक केस आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अगेन। टुडे यू आर लिसनिंग टू द डेडली केस ऑफ 90s इन इंडोनेशिया, द केस ऑफ अस्टिनी सुमेयासी। 6 फरवरी 1996, काम्पुंग मलांग, सुरबाया, इंडोनेशिया। हर दिन की तरह ये भी एक ऑर्डिनरी दिन था जहाँ काम्पुंग मलांग के सारे नेबरहुड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे काम में। सारे रेसिडेंट्स मिलकर गोटम रोयांग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। गोटम रोयांग एक इंडोनेशियन अवार्ड है। इसका मतलब कम्युनल एफर्ट्स टू क्लीन द स्ट्रीट्स एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज। रेसिडेंट्स मिलकर स्ट्रीट को सफाई कर रहे थे और गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे। रोजमर्रे की भागदौड़ के बीच एक रेसिडेंट को कुछ परेशान करने वाला चीज मिलता है। कूड़े के ढेर के बीच बहुत सारे प्लास्टिक बैग थे जो कि कूड़े के ढेर से बहुत अलग दिख रहे थे। बहुत अजीब तरीके से वो भारी होते हैं और उनसे बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। नियमित रूप से जो गार्बेज कलेक्ट करी जाती है उससे निकलने वाली बदबू से ये और भी बदतर था। रेसिडेंट्स को इसमें कुछ गड़बड़ होने की शक हुई। जिज्ञासा और संदेह के चलते रेसिडेंट्स ने उस थैलियों को करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उस बैग को खोला, उन्होंने जो देखा वो बहुत ही भयावह था। एक इंसान का सर प्लास्टिक बैग में कसकर लपेटा हुआ था। ये दृश्य सारे लोगों को सदमे और आतंक में डालने के लिए काफी था। पूरी सड़क पर चीखें गूंज उठी और घटनास्थल पर पुलिस को बुलाया गया। अधिकारी तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचे, उस जगह को सुरक्षित किया और वहां से जो भी मिला उसको डॉक्टर सोएतुमो हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हालांकि शरीर के अन्य अंग को जांच किए बिना पीड़िता को पहचानना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। कटे हुए सर को प्रिजर्व कर लिया जाता है और कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कंडक्ट नहीं कराया गया था। जिस तरह से कटे हुए सर पाया गया था, इसके बारे में सुरबया और उसके आस पड़ोस के इलाके में बात फैलने लगी। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, जिनके भी घर से उनके करीबी या रिश्तेदार गायब हुए थे, सारे लोग हॉस्पिटल जाने लगे पता लगाने के लिए। उन ढूंढने वालों में से एक का नाम था अगूस पुरियांतो, जो कि अपनी बहन पूची आस्तुके को कई दिनों से ढूंढ रहा था। जैसे जैसे वो हॉस्पिटल के करीब पहुंचता गया, उसके दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे डर था उसे क्या मिलने वाला है। जब उसे उस कटे हुए सर को दिखाया गया तो भाई का डर सच साबित हुआ। वो कटा हुआ सर और किसी का नहीं, उसके ही बहन पूजी का था। विक्टिम आइडेंटिफाई हो गई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरफ जोर देने लगे। आस पड़ोस के विटनेस को बुलाया गया जो कि उस दिन आखिरी बार पूजी को देखे थे। विटनेस के मुताबिक उस दिन पूजी को आखिरी बार उसके एक पड़ोसी के घर जाते हुए देखा गया था और पड़ोसी का नाम था अस्टिनी सुमेयासी। पूजी को घर के अंदर जाते हुए तो देखा गया था, पर घर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था और तब से सुमेयासी को भी किसी ने आस पड़ोस में नहीं देखा था। पुलिस घर जाती है और सुमेयासी को पूजी के आने वाले दिन के बारे में पूछताछ करती है और अब जो पुलिस को पता चलता है ये और भी सरप्राइजिंग होने वाला था। कोई भी आनाकानी ना करते हुए सुमेयासी पूजी को हत्या करने की बात कबूल कर लेती है। इसके बाद सुमेयासी और भी एक खौफनाक खुलासा करती हैं, ये बोल के कि उन्होंने पूची को मारने से पहले और 2 लोगों को ऐसे मार चुकी थी। जो सिर्फ एक लापता लड़की की खोज से शुरू हुआ था, आज वो उलझ के एक ब्रूटल मर्डर के खुलासे पर अटक गया था। 1996 में अस्टिनी सुमेयासी कुछ इस प्रकार से प्रसिद्ध हुई थी, जहां उन्होंने अपने ही कई पड़ोसियों को मार दी थी। पर क्यों? वैसे इस केस को सुलझाया गया और क्या था इस केस में? पहले हम अस्टिनी सुमेयासी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कौन थी अस्टिनी सुमेयासी? अस्टिनी की जन्म 22 सितंबर 1955 को हुई थी। ज़्यादा कुछ पता ना चलते हुए सिर्फ इतना पता लगा कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करती थी। बेसिक नीड्स के लिए भी उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। सुमेयासी का एक बड़ा भाई भी था
उसके साथ उसके संपर्क कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। घर के हालात और पेरेंट्स और भाई के दुर्व्यवहार के चलते अस्टिनी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, जो कि आगे जाके इतनी बड़ी खतरनाक अंजाम तक पहुंच गया। सुमेसी एक पीढ़ी के प्लास्टिक कवर के निर्माता के रूप से काम करती थी। वो सुपिलिन नामक एक आदमी से शादीशुदा भी थी और इकट्ठे उन लोगों के 3 बच्चे भी थे। बहुत कष्ट से वो दोनों अपने बच्चे को बड़े कर रहे थे। सबको अच्छे से प्यार से बात करना और काम में हाथ बटाना, ऐसी फ्रेंडली नेचर की वजह से सुमेयासी को सारे लोग बहुत अच्छे से जानते थे। आस पड़ोस के मुताबिक वो जितनी अच्छी, काइंड हार्टेड और सबको हेल्प करने वाली थी, उससे ज्यादा तेज तर्रार उसका गुस्सा था। सुमेयासी बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी। छोटी सी बात पर भी वो गुस्सा हो जाती थी। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स भी होता था, पर कभी भी कोई फिजिकल वायलेंस का रिकॉर्ड अभी तक नहीं था। गुस्से के बाद अगर सुमेयासी की कोई बैड हैबिट थी, वो था सबसे कर्ज लेना। वो उनके नेबर की हर किसी से पैसे उधार पर लेती थी। बार बार उधारी लेना उसकी जैसे एक आदत से थी। घर की खराब परिस्थिति के कारण वो सबसे लोन तो ले लेती थी, पर उसे चुकाती नहीं थी। जब कोई पैसे मांगने जाता था तो वो गुस्सा होकर उनसे झगड़ने लगती थी। सारे पड़ोसी परेशान हो गए थे सुमेयासी के इस बिहेवियर से। सुमेयासी भी बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि पैसे ना देने की वजह से उसके संपर्क पड़ोसी के साथ बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। बहुत सारे डेट कलेक्टर में से पूजी भी एक थी। पूजी ने सुमेयासी को 20,000 इंडोनेशियन रुपया दिया था। 1996 में ये एक बहुत बड़ा रकम था इंडोनेशियन लोगों के लिए। उस दिन पूजी ने सुमेयासी के घर पैसे वापस देने के बारे में बात करने गई थी, पर सुमेयासी पैसे देने से मना कर देती है और पैसे कभी ना देने की बात भी बोलती है। ये बात सुनने के बाद पूजी गुस्से से झगड़ा करने लगती है। पूजी अभिशाप देने लगी थी भगवान के नाम लेके। सुमेयासी की फाइनेंशियल पोजीशन को लेके बहुत कड़वी बातें भी करने लगी थी, और ये इंसल्ट ये ट्रिगर पॉइंट था सुमेयासी के लिए। गुस्से से सुमेयासी पास में पड़ी हुई एक आयरन पाइप को उठाती है और जोर से पूजी के सर पर मार देती है। इतने जोर से हमला हुआ था कि घटनास्थल पर तुरंत पूजी की जान चली जाती है। सुमेयासी के आंगन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी पूजी की डेथ बॉडी। सुमेयासी पूजी की डेथ बॉडी को घसीटते हुए रसोई घर को ले जाती है, ताकि मृत शरीर को वो सबके नज़र से बचा सके। सबके सो जाने के बाद रात के 2 बजे सुमेयासी उठती है और रसोई घर के बड़े चाकू से पूजी की शरीर को 10 टुकड़ों में काट देती है। सारे बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग प्लास्टिक बैग में रैप करती है और उस बॉडी को एक काले प्लास्टिक बैग में डाल के रखती है। सुबह सुबह सबके उठने से पहले सुरबाया की अलग अलग लोकेशन पर उस बैग को फेंक आती है। पुलिस खुद शॉक में थी सुमेयासी के डिटेल्ड कन्फेशन सुनने के बाद। पुलिस और भी चौंक गई जब सुमेयासी ने ये कन्फेस किया कि पूजी उनकी फर्स्ट विक्टिम नहीं थी। इससे पहले उन्होंने और 2 विक्टिम के साथ ऐसे कर चुकी थी, और उनका नाम था रोहायू और श्री आस्तुतिक। ये दोनों भी सुमेयासी की पड़ोसी ही थी, जिनसे सुमेयासी ने पैसे लिए थे। जब ये दोनों गायब हुई थी, आस पड़ोस के लोग बहुत चिंता में थे कि क्यों इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं और वो मिल भी नहीं रहे थे। पर आज जाकर वो बात सॉल्व हो जाती है। रोहायू ने सुमेयासी को 12.5 लाख इंडोनेशियन रुपया लोन दिया था, और अगस्त 1992 को सुमेयासी ने उन्हें मार डाला था। श्री आस्तुतिक ने पहले 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया दिए थे और बाद में 3 लाख रुपया लोन दिए थे। और आगे जाकर नवंबर 1, 1993 को उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें मार दिया गया। दोनों ही औरत को वैसे ही मारा गया था जैसे पूजी को ब्रुटली मारा गया था। दोनों औरत की बॉडी को कभी पूरी तरीके से फुल्ली ढूंढा ही नहीं जा पाया, क्योंकि सुमेयासी उनकी बॉडी को अलग अलग जगह पर डिस्पोज करी थी। सुरबाया की अलग अलग जगह डस्टबिन एंड रिवर साइड पर उसे फेंका गया था, इसलिए बॉडी कभी रिकवर हो ही नहीं पाया। अथॉरिटीज कभी भी उनके पूरे बॉडीज को ढूंढ ही नहीं पाए। उनमें से सिर्फ एक जन का हाथ ही मिल पाया था। सुमेयासी के कन्फेशन से इतने सारे मिसिंग केसेस के चैप्टर क्लोज हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सुमेयासी के केस को सुरबाया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया जाता है। अक्टूबर 17, 1996 सुमेयासी को कोर्ट की तरफ से मृत्यु दंड के आदेश दी जाती है। सुमेयासी इस दंड को स्वीकार भी कर लेते हैं।
उन्होंने सिर्फ हाई कोर्ट पर ये अपील करती हैं कि उनकी मृत्युदंड को सिर्फ कुछ दिनों के लिए डिले कर दी जाए, पर जनवरी 1997 को उनकी ये अपील को डिनाई कर दी जाती है। और सुमेयासी अपनी डेथ पेनल्टी को खारिज करना चाहती थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। पर जून 1997 को सुप्रीम कोर्ट भी सुमेयासी की इस अपील को खारिज कर देते हैं और दोनों लोअर कोर्ट की बात को स्थिर रखते हैं। फिर भी सुमेयासी जुडिशियल रिव्यू के लिए अपनी केस को भेजती है, पर यहाँ भी डिसीजन अनचेंज्ड रहती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया था, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन फाइल करना। पर 2004 में प्रेसिडेंट से कोई भी मर्सी नहीं मिलती है। अब सारी रास्ता बंद हो चुकी थी। डेथ पेनल्टी देने की डेट करीब आ रही थी। मार्च 15, 2005 से मार्च 19, 2005 तक उन्हें आइसोलेशन में रखी जाती है ताकि वो मेंटली और फिजिकली डेथ पेनल्टी के लिए रेडी हो सके। आखिरी वक्त में उनसे मिलने उनकी पति और बच्चे भी आते हैं। सुमेयासी उनकी शांतिपूर्वक मृत्यु के लिए प्रार्थना करने के लिए बच्चे और पति को बोलता है। मार्च 20, 2005 12 पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में सुमेयासी को डायरेक्ट उसकी छाती पर गोली मार के मृत्युदंड दे दी जाती है और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु को कंफर्म भी कर दिया जाता है। सुमेयासी की डेथ के बाद भी ये हॉरिफाइंग स्टोरी चारों तरफ घूमती रहती है। सुमेयासी के घर को भूतिया और हॉन्टेड हाउस भी बोला जाता है। सुमेयासी के पति और बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। घर को रिनोवेशन करने के बाद भी वहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था। वजह थी वो किचन, जहाँ विक्टिम्स के डेड बॉडी को कई टुकड़ों में काटा गया था। ऐसे ही खत्म होती है अस्टिनी सुमेयासी की कहानी, जो सर डेथ से भागने के लिए 3 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स डाउन इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। सावधान रहने के साथ साथ खुश रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।